हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 283 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 284 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को देखेंगे, फिर देखेंगे कि वास्तव में इसको कैसे लिखना चाहिए और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, डलहौजी ने तलवार चलाए बिना ही भारत का मानचित्र उतना बदल दिया जितना कि बाकी गवर्नर युद्ध के माध्यम से भी नहीं कर सके। टिप्पणी करें। आपने लिखा है, लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। पहले से चली आ रही नीतियां परिपक्व स्तर तक पहुंच गई। डलहौजी के काल में कई नीतियां अपनाई गई जिन्होंने भारत का मानचित्र बदल कर रख दिया। डलहौजी के काल में विपगत की नीति लागू की गई, जिसके तहत सतारा तथा झांसी का विलय किया गया। इस नीति का तात्पर्य था कि भारतीय राजाओं का शासन समाप्त हो जाएगा, जो कि वंशानुगत चला आ रहा था, और ब्रिटिश संप्रभु शक्ति होंगे। डलहौजी के काल में सबसे प्रमुख नीति विलय की नीति है, जिसके तहत भारत के कई राज्यों का विलय किया गया और बहुत हद तक यह नीति सफल भी सिद्ध हुई। परंतु इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि 1857 की वृद्धों की दृष्टि से डलहौजी ने कई क्षेत्रों में निर्णायक कार्य किए, जैसे कि 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की शुरुआत हुई, जिसके तहत भारतीयों को ब्रिटिश शासन के कई बड़े पदों के लिए भर्ती किया गया। डलहौजी के काल में पहली बार सार्वजनिक निर्माण की शुरुआत हुई, उदाहरण डाकघर, रेलवे निर्माण, नहर का निर्माण। इसी के काल में विधायी परिषद का आगमन हुआ। इसी के काल में वुड डिस्पैच के माध्यम से निर्णायक महत्व की बातों को शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा गया, जिससे आम लोगों व लड़कियों की शिक्षा शामिल थी। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वह पहले के काल के गवर्नर जनरल के द्वारा दी गई पृष्ठभूमि के तहत ही कार्य कर रहा था। डलहौजी के आवश्यकतानुसार बर्मा व पंजाब से युद्ध व शांतिपूर्ण तरीके से विलय भी किया, लेकिन इस विलय ने अशांति फैला दी, क्योंकि इसके परिणाम 1857 का विद्रोह हुआ। निष्कर्षतः यदि हम गहराई से देखें तो इसके पीछे साम्राज्यवादी शासन प्रणाली नजर आती है, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हीं मदों पर अपने धन का आवंटन किया जो साम्राज्यवादी व्यवस्था चलाने के लिए उन्हें आवश्यक लगा। देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना, आप प्रश्न को समझ ही नहीं पाए। और आप क्या, नॉर्मल अभ्यर्थी जब भी उनके पास कंटेंट नहीं होता है और इस टॉपिक पे उनको डिबेटेबल इश्यूज नहीं पता होते हैं, तो वो उत्तर ऐसा ही सामान्य लिख देते हैं। गलती आपकी नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जहाँ से आप लोग पढ़ते हैं वो भी एक तरीके से नॉर्मल तरीके से पढ़ा देते हैं, तो ये भी नहीं पता चल पाता कि वास्तव में प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है, कितनी डेप्थ में हमें इसको बताना है और किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के न केवल फ्रेम को हम आपको बताएं, बल्कि इसके डिबेटेबल टॉपिक को भी पूरा कवर करा दें, ताकि इससे रिलेटेड जब भी आगे कोई क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आपने जो ये उत्तर लिखा है ना, ये गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है क्या, उसकी विजय की नीतियों को लेकर, उसकी विलय की नीतियों को लेकर, उसकी प्रशासनिक नीतियों को लेकर, और उनका तुलनात्मक अध्ययन कराया है उसने प्रीवियस जो भी गवर्नर जनरल थे। तो आपको क्या करना है कि आपको उसके बारे में बताना है। आपको डलहौजी के सुधार या डलहौजी के कार्य नहीं बताने हैं, यानी कि डलहौजी का वो मूल्यांकन नहीं पूछ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे बता दिया। और ये जो लाइन आप बता रही हैं, इससे एक चीज़ ये स्पष्ट हो जाती है कि आप साम्राज्यवादी हिस्टोरियन हैं, क्योंकि आपने यहाँ क्या कहा है कि जिसके तहत भारत के कई राज्यों का विलय किया गया। बहुत हद तक ये नीति सफल थी, सिद्ध भी हुई, परंतु इस बात से भी नहीं मुंह मोड़ा जा सकता कि दृष्टि से भी डलहौजी ने कई क्षेत्रों में निर्णायक कार्य किया। मतलब आप ये सीधा कह रहे हो कि डलहौजी बहुत अच्छा इंसान था, जो कि आपके साम्राज्यवादी विचार को प्रमोट करता है। होता है क्या ना, जाने अनजाने में हमको पता नहीं होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, उन शब्दों का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ती हैं या आपको कोई पढ़ाता है, तो आपको इन आइडियोलॉजी से इतना रूबरू नहीं कराता कि आपकी जो लेखनी हो वो आइडियोलॉजी से किस तरीके से मुक्त हो। ठीक है, तो आपको ये बातें नहीं लिखनी है किसी भी हाल में। ये कौन कौन से कार्य हैं ये आपसे नहीं पूछा है। ये देखो तभी होता है ना जब बच्चों के पास लिखने के लिए कंटेंट नहीं होता। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आपको उतना ही कंटेंट डालने में काफ़ी दिक्कत आएगी जितना हम आपको बता देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपने ये चीज़ें लिख दी, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे बस जरूरी इतना है इस जगह पे इन लाइन्स का, इनको भी आपको सही से उपयोग करना है निष्कर्ष के तौर पर, वो भी तब जब आप काउंटर करेंगे। अभी हम बताएंगे कैसे आपको इनको यूज करना है। ठीक है, फिर आपका जो निष्कर्ष है उतना अच्छा नहीं है जैसा क्वेश्चन पूछा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर काट तो आप ऐसे रहे हो जैसे मैंने मेहनत ही ना की हो। ऐसा नहीं है, आपने मेहनत की है।
और हम हर व्यक्ति की मेहनत का सम्मान भी करते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है ना कि गलत दिशा में मेहनत करने से लाख गुना बेहतर है कि सही मेहनत में मेहनत ही ना की जाए, सही दिशा में। भाई गलत आप चाहे पूरी मेहनत कर लें या सही दिशा में कर लें। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को लिखें तो उनका कंटेंट पूरा पता हो, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को लिखा करें। इसीलिए हमने कोशिश भी यही की है कि हम आपको ऑलरेडी अपनी तरफ से क्वेश्चन देते हैं, उनका फ्रेम देते हैं, ताकि आप उन्हें लिख कर भेजें। ठीक है, तो कोशिश वही किया करिए। दूसरी बात क्या है कि हम ऑलरेडी जीएस की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, मतलब जीएस के क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग की, जो कि 31 मई से शुरू होंगी। तो वहाँ पे हम ये सारे क्वेश्चन का फ्रेम भी दे दिया करेंगे और डिस्कस भी कर दिया करेंगे, तब आप इनको दोबारा लिखा करिएगा, तब और अच्छा रहेगा। ठीक है, खैर इतनी बातें हो गई। अब हम बता दें इस प्रश्न को करना कैसे, इसका कोडिंग वर्जन, इनकोडिंग वर्जन कैसा है। तो पहले तो आप प्रश्न को देखें। प्रश्न क्या कह रहा है, डलहौजी ने तलवार चलाए बिना ही भारत का मानचित्र उतना बदल दिया जितना कि बाकी गवर्नर युद्ध के माध्यम से नहीं कर सके। डलहौजी के पहले कौन कौन गवर्नर थे? क्लाइव था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस था, वेलेजली था, लॉर्ड हेस्टिंग था, विलियम बेंटिक था, एलन बरो था। क्लियर, इतने सारे लोग थे। यानी कि इन लोगों ने क्या किया था, युद्ध की नीतियां अपनाई थी, और डलहौजी ने शांतिपूर्वक इनसे भी ज़्यादा क्षेत्र को हासिल कर लिया। यही कहना चाह रहा है, कहने का मतलब। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देना, जिसने ये बात कही होगी उसने तथ्य भी दिए होंगे, उसने तर्क भी दिए होंगे। तो उन तथ्य और तर्क को पहले आपको डिफाइन करना है। ठीक है, और फिर आपको उनके तथ्य और तर्कों का इस बेस के आधार पर खंडन कर देना है। कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले आप ये बता दें कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत रूपी शांति विलय नीति के माध्यम से भारत के लगभग 3-3.5 गुना से भी ज़्यादा क्षेत्र को कंपनी के राज्य में मिला दिया, जो कि पूर्व के गवर्नरों से काफ़ी भिन्न था। उसने उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में अंग्रेजों को दर्रों का संरक्षक बना दिया। साथ ही उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं तिब्बत, चीनी साम्राज्य को टच करा दी, तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक के दोनों तटों पर अपना अधिकार बना दिया। अर्थात एक तरीके से उसने भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी साम्राज्य की प्राकृतिक सीमाओं को समुद्र से टच कराया, तथा पर्वत और उनको श्रृंखला के रूप में सीमा बना दिया। आप ये बता दीजिएगा कि उसने किस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य की प्राकृतिक सीमाओं को एक तरीके से पर्वत और पठार के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से नाप दिया। ठीक है, ये हो गया शांति, जो उसके तथ्य की बात की जा रही। अब आप लिखिएगा, किंतु गहराई से देखें तो वास्तव में ये समुद्र की सीमाएं हो या फिर उत्तर पश्चिमी दर्रों की तक पहुंच हो, ये केवल व्यक्तिगत की नीति का परिणाम नहीं था। इसके लिए डलहौजी ने युद्ध नीति का भी सहारा लिया था। जैसे हम सिंध के विलय को देख सकते हैं, हम पंजाब के विलय को देख सकते हैं, हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को देख सकते हैं, हम लोअर बर्मा और सिक्किम के अधिग्रहण को देख सकते हैं। अतः ये कहना कि डलहौजी ने केवल और केवल शांति के माध्यम से अपने मानचित्र को बढ़ावा दे दिया, तो ये अतिशयोक्ति है, क्योंकि इसके बाद 1857 का विद्रोह वास्तव में इन्हीं कृतियों का परिणाम था, जिसको लेकर आगे चलकर कंपनी की सत्ता समाप्त होकर क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है। एक तो ये फॉर्मेट है आंसर का। दूसरा फॉर्मेट क्या है कि आप ऐसे भी लिख सकती हैं कि आप ये बता दें कि डलहौजी ने किस तरीके से 3.5 गुना से भी ज़्यादा क्षेत्र को कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया। उसकी सीमाएं अब, अंग्रेजों की सीमाएं अब तिब्बत तथा चीनी साम्राज्य के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं को भी टच करने लगी, जो कि पूर्व के गवर्नर जनरलों की अपेक्षा भिन्न थी, चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो, चाहे क्लाइव हो, या फिर कॉर्नवालिस और या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। किंतु स्मरणीय हो कि वास्तव में इन गवर्नरों का विजय का ही परिणाम था कि आगे चलकर डलहौजी इस तरीके से शांतिपूर्ण नीति को क्रियान्वित कर पाया। हालांकि पूरी तरीके से उसने शांतिपूर्ण नीति को नहीं अपनाया था, उसमें उसने युद्ध का भी सहारा लिया था, जो कि निम्नवत एग्जाम्पल हैं। और साथ ही इन नीतियों को अपनाने से परिणाम ये भी निकला कि 1857 जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ, जिसने कंपनी के शासन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया और क्राउन के शासन को आगे चलकर स्थापित किया। अतः ये कहना कि डलहौजी की ये विजय शांतिपूर्ण थी अतिशयोक्ति है। ऐसे आप बता देंगे तो इसका उत्तर दोनों फॉर्मेट में आपका तैयार हो जाएगा। होता क्या ना कि हम लोग सोचते हैं कि डलहौजी पे क्वेश्चन पूछा है, तो एक काम करें कि डलहौजी के जो रिफॉर्म हैं उन सारी चीज़ों को लिखते हैं। ये बातें आप कहाँ लिखेंगे, जो अन्य चीज़ें हैं वो वहाँ पे लिखेंगी कि डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी ने किस तरीके से आधुनिक भारत का निर्माण किया, वहां पर आप लिख सकती हैं इन बातों को। या लॉर्ड डलहौजी के सुधारों ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, वहां आप लिख सकती हैं। और इसी का एक और क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है बैक में, वो क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में, कि शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से कम ख्याति प्राप्त नहीं होती। शांति की जीतों का मतलब इसलिए भी यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि 1813 के बाद से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करने लगती है और उसके लिए औद्योगिक वर्ग की ज़रूरत होती है जो उनके उत्पादों को खरीद सकें। इसलिए इन्होंने यहाँ पे उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट लाए जो कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण पर आधारित था। इनका मन ये था कि लोगों को हम भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे और भावनात्मक लगाव के माध्यम से लोगों की संवेदना को अपनी वेदना में प्रकट कर लेंगे और लोग हमसे जुड़ जाएंगे और हमारा इससे ट्रेड और हमारी सत्ता का स्थायित्व हो जाएगा। लेकिन वही बात है, जब जब उनको समय मिला तब तब उन्होंने एक तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया, चाहे वो विलियम बेंटिक का ही शासनकाल क्यों ना हो। क्योंकि उसके बाद आप देखेंगी कि एलन बरो ने किस तरीके से सिंध विजय की, किस तरीके से पंजाब विजय की, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकती हैं। बस यही था कि दिखावा था एक तरीके का कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम शोषणवादी नहीं हैं, हम अच्छे दिन लाने वाले लोग हैं, आप हमको वोट दे दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, अच्छे दिन आपके बहुत अच्छे आएंगे। ऐसी बातें थी। बाकी अगर आपको लग रहा हो कि सर ये फिर भी मुझे नहीं समझ में आया ब्रिटिश भारत की विजय, तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पे हमने मॉडर्न इंडिया कराया है और मॉडर्न इंडिया में हमने अंग्रेजों की भारत विजय में हर एक टॉपिक को काफ़ी डेप्थ से कवर करा दिया है। 23 पार्ट अभी आए हुए हैं, बाकी उसके जो शेष पार्ट हैं वहाँ पे हमें नया टॉपिक शुरू करना है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसे हम कवर कराएंगे 1 जून से। ठीक है, तो आप तब तक की विजय के बारे में वहाँ देख सकती हैं। वहाँ डलहौजी को लेकर, सिंध को लेकर, पंजाब विजय को लेकर शायद मैंने जितना डिटेल है पढ़ा दिया है, उतना डिटेल अभी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा जहाँ आप पैसा पेड करती हैं नहीं पढ़ाया गया, ये हम रिटर्न में दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा बल्कि इसकी विचारधारा समझ में आई होगी, इसको लिखने का तरीका समझ में आया होगा, क्या नहीं लिखना है ये भी समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वास्तव में तथ्यों और तर्कों के पुंज को किस तरीके से हमें एक साथ मिक्स करना है और उस पुंज के माध्यम से हमें उत्तर को कैसे गढ़ना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।